हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चों, लक्ष्य सीरीज में फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट आज हम करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़े हुए सारे फॉर्मूलाज एक साथ देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ऑल इन वन थियरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो तो उसके साथ क्या क्या प्रॉपर्टी एसोसिएट होता है। ओके, उस पूरा स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो यही पढ़ते हैं बच्चों कि चार्ज क्या होता है ना। तो चार्ज जो है बच्चों, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच द पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस। राइट, ओके। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्या क्या लॉजिक आपको याद रखना होता है। तो सबसे पहला लॉजिक हमें याद रखना होता है बच्चों कि अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, कैसा है बच्चों ये न्यूट्रल बॉडी। ओके, अगर ये न्यूट्रल बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बॉडी कैसा हो जाना है बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, चार्ज हुआ नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज। बॉडी का मास कैसा होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। चलिए, अगर ये न्यूट्रल बॉडी बच्चों इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों उसने लॉस किया तो ये बॉडी कैसा हो जाना है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाना है। राइट, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इसका मास क्या होना है बच्चों, आपका डिक्रीज हो जाने वाला है। ओके, चलिए बच्चों, जो चार्ज है उसका यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट है बच्चों कूलम। ओके, उसका ऐसा यूनिट है कूलम जो है वो। ओके, और भी इसके यूनिट है बच्चों, इसका ईएसयू होता है। ईएसयू इज वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको हम वन स्टैट कूलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम वन स्टैट कूलम। तो लॉजिक ये है बच्चों के वन कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। वन कूलम कितना होता है बच्चों, वन कूलम होता है आपका 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। राइट, ओके। चलिए बच्चों, इसी तरह से एक और यूनिट होता है वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। राइट, क्या होता है बच्चों, वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके, तो देखिए बच्चों, वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का मतलब होता है वन एबी कूलम। इसको एबी कूलम कह के भी हम बुलाते हैं, वन एबी कूलम, एंड दिस वन एबी कूलम इज 10 कूलम। ओके, तो ये कुछ यूनिट्स है किसके, इलेक्ट्रिक चार्ज के। ओके, चलिए बच्चों, इसके बाद जो आपको काम में आने वाला फॉर्मूला है वो है क्वांटाइजेशन। राइट, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। सिंपल सा बच्चों ये फॉर्मूला एकदम बेसिक। चार्ज क्यू क्या होता है बच्चों, एन इंटू ई। क्या होता है बच्चों, चार्ज क्यू जो है वो एन इंटू ई होता है, और ये ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। एंड दिस चार्ज में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। राइट, तो ये हो गया बच्चों आपका क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। चलिए, एक और बात बच्चों आपको याद रखना है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसके साथ खाली और खाली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बच्चों, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। राइट, अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आया और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड से, तो उसके पास अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएट होगा, और क्योंकि चार्ज मोशन में है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होगा। कौन होगा बच्चों, दूसरा एसोसिएट, मैग्नेटिक फील्ड होगा। राइट, और अगर ये चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी को। क्या करेगा बच्चों, ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। कहीं ना कहीं आपने इसको रुदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशन में सीखा होगा कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट कर देता है। राइट, चलिए बच्चों, चार्ज कैसे डिटेक्ट होता है, तो चार्ज डिटेक्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप से। चार्जेस डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज इज डिटेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए बच्चों, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है। राइट, एक समझ ले जार जैसा होता है एक। राइट, और इस जार के अंदर एक मेटल का सपोर्ट होता है और उसके साथ दो गोल्ड के लीफ लगे होते हैं। क्या होता है बच्चों, साथ में गोल्ड लीफ। अगर कोई भी चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में आया तो जो गोल्ड के लीफ है उनके ऊपर चार्ज आएगा, है ना, बिकॉज मेटल है तो चार्ज को कंडक्ट करेगा ये, और उसकी वजह से गोल्ड के लीफ क्या होंगे बच्चों, रिपेल होंगे एक दूसरे से।
राइट और ये जितना रिपल्शन होगा उससे हमें पता चलेगा बॉडी के ऊपर कितने अमाउंट में चार्ज है कि नहीं है। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है। अब बच्चा आप सिंपल सा समझिए कि अगर इसके अंदर एयर है, क्या है बच्चे, इसके अंदर अगर एयर है, इस डब्बे के अंदर अगर एयर भरा हुआ है और अगर हमने एक्सरे इसके ऊपर इंसिडेंट कराया, क्या इंसिडेंट कराया बच्चों, एक्सरे इंसिडेंट कराया है ना। ओके, तो एक्सरे की वजह से ये एयर जो है ना उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। एयर विल कन्वर्ट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। क्या हुआ बच्चों, एयर का ब्रेक डाउन हो गया अभी एक्सरे, राइट। ओके, अगर ये एयर का ब्रेक डाउन हो गया मतलब एयर जो है वो कंडक्टर हो गया है अभी, मतलब इसके ऊपर जो भी चार्ज है वो लीक हो जाएगा और जो गोल्ड के लीफ है वो वापस एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए कि बीच में अगर डब्बे में अंदर वैक्यूम है बच्चों, तो क्या होगा, अगर हमने एयर की जगह पे इसको वैक्यूम किया हुआ है तो अभी आयोनाइज होने का तो सवाल ही नहीं है। तो अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही सपोज मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके ऊपर अगर एक्सरे इंसिडेंट कराओगे ना, है ना, तो एक्सरे की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। पता है ना आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो, राइट। ओके, तो गोल्ड लीफ के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से रिमूव होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो अगर ये लिफ्ट के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो और पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये लिफ्ट जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर ये लिफ्ट बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये लिफ्ट आपका पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सरे इंसिडेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और पॉजिटिव चार्ज आया तो और रिपल्शन होगा, लिफ्ट क्या होगा बच्चों, डाइवर्ज होगा। बट अगर ये लिफ्ट बच्चों नेगेटिव चार्ज है, अगर ये लिफ्ट कैसा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, अगर आपने इसके ऊपर एक्सरे इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, नेगेटिव एमिट हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब आपका जो नेगेटिव चार्ज है उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगा। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो रिपल्शन भी कम हो जाएगा, मतलब ये लीव जो है वो एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब ये कन्वर्ज होगा। क्या होगा बच्चों, ये जो है वो कन्वर्ज होने वाला है, राइट। तो इतना बच्चों आपका चार्ज के लिए बेसिक है जो आपको याद रखना है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां से अभी जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। आप कितनी तरह से चार्जिंग करा सकते हो, लेट्स सी दैट हाउ वी कैन डू द चार्जिंग। तो चार्जिंग के बच्चों बेसिकली जो है वो दो मेथड्स आई विल टेल यू। एक होता है बच्चों कंडक्शन, एक होता है आपका इंडक्शन। ओके, चलिए बच्चों, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहली बात करते हैं अबाउट द कंडक्शन, है ना। कंडक्शन इज व्हाट, मेथड ऑफ चार्जिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अगर एक चार्ज बॉडी है बच्चों आपके पास, इसके ऊपर चार्ज है, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है। ओके, दूसरा बॉडी जो है वो अनचार्ज, इसके ऊपर का चार्ज कैसा है, 0 कूलम्ब है। ओके, अगर दोनों का साइज सेम है, क्या है बच्चों, दोनों का साइज जो है वो सेम है। ओके, तो अगर इसका रेडियस आर है बॉडी का, तो इसका भी रेडियस अगर आर है, तो आप जैसे ही दोनों को बच्चों एक दूसरे के टच में लाओगे, ओके, चले दोनों एक दूसरे के टच में लेके आए हम, तो दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि बॉडी का डायमेंशन सेम है तो दोनों इक्वल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आ जाएगा बच्चों Q/2, ये भी क्या आ जाना है आपका Q/2 आ जाने वाला है। ओके, और इसके बाद जैसे आप बॉडी को सेपरेट करोगे बच्चों, तो दोनों बॉडी के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, Q/2। देखिए ये बॉडी भी चार्ज हो गया जो पहले अनचार्ज था, लेट मी गिव इट नेम एज AB। ये दोनों टच में है और इसके बाद उसको अलग कर दिया तो B के ऊपर भी चार्ज आ गया Q/2, क्योंकि दोनों को कॉन्टेक्ट में लाके चार्जिंग करा रहे, इसलिए इसे कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्ज क्या होगा, यहां से यहां कंडक्ट होगा। ओके, अगर बॉडी का डायमेंशन सेम नहीं है, इफ द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी आर अनइक्वल, तो कितना चार्ज आएगा बोलिए। अब द बॉडी डायमेंशन ऑफ बॉडीज आर अनइक्वल, राइट। तो बच्चों चार्ज कब तक आएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों चार्ज ट्रांसफर टेक प्लेस कब तक बच्चों, टिल potential of the both the body is not same, potential of both bodies are not same, है ना बच्चों। तो क्या सेम करना है आपको, पोटेंशियल सेम करना है। अगर दोनों बॉडी अनइक्वल है तो खाली इतना बच्चों हाईलाइट कर लेते हैं, फॉर अनइक्वल डायमेंशन क्या सेम करना है हमें बच्चों, पोटेंशियल जब तक सेम ना होगा तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आगे आने ही वाला है ऑलरेडी, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आपको। चलिए बच्चों, दूसरा है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां पे हम डायरेक्ट टच में जाने वाले नहीं है, हम बच्चों यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाने वाले हैं। तो सपोज ये आपका अनचार्ज बॉडी है और यहां पे एक चार्ज बॉडी है बच्चों, राइट। चलिए इसके ऊपर का चार्ज मान लेते हैं कितना Q है।
ओके, जैसे ही आप इसको थोड़ा पास में लाओगे ना तो इसमें अंदर चार्ज इंड्यूस होगा, ये जो है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज होगा और अपोजिट एंड कैसा होगा, पॉजिटिव। सी ऑब्वियसली बात है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव को खींचेगा, तो ये एंड नेगेटिव होगा, ये एंड पॉजिटिव होगा। अगर इसको बच्चों आप ग्राउंड कर दोगे तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड के साथ न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर नेट कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर नेट, राइट। पॉजिटिव जो है वो तो न्यूट्रल हो गया यहाँ पे ग्राउंड के साथ, राइट। तो अब इसके ऊपर सपोज क्यू चार्ज था और इसके ऊपर चार्ज आया है बच्चों, मान लेते हैं क्यू डैश, कितना चार्ज आया क्यू डैश, और ये जो बॉडी है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है बच्चों के, कितना है इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो के है, राइट। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा उसका फॉर्मूला है बच्चों, तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश इज इक्वल टू, ऑब्वियसली वो ऑपोजिट होगा, मतलब माइनस क्यू, 1 - 1 के, क्या होता है बच्चों इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू इंटू 1 - 1 के, वेर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द अनचार्ज बॉडी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अनचार्ज बॉडी। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, क्लियर हो गया आप पे। फॉर्मूला जो है वो चार्जिंग बाय, किसका फॉर्मूला है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का ये फॉर्मूला है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं अबाउट द कुलम्स लॉ। ओके, चलिए तो ये दो जो है बच्चों आपका पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, कैसा होगा बच्चों, कंपलसरी ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए, मतलब चार्ज का जो डायमेंशन है ना वो बहुत ही छोटा होना चाहिए कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है बच्चों, दैट फोर्स F इज गिवन बाय स्मॉल के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। क्या होता है बच्चों कुलम्स फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। चलिए बच्चों स्मॉल के क्या है, 9 × 10⁹, उसका यूनिट क्या होगा बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो बच्चों, K इज इक्वल टू 1/4πε0। ओके, और ये ε0 क्या होता है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, क्या है बच्चों ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। एंड दिस परमिटिविटी इज 8.85 × 10⁻⁻12, राइट, न्यूटन इनवर्स मीटर-2 पर कूलम स्क्वायर। अब यूनिट खुद से डिराइव कर लीजिएगा इस फॉर्मूला के ऊपर से। तो आपका एक और तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ये F इज इक्वल टू के की जगह पे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट। अब बच्चों सवाल है कि अगर दोनों चार्ज के बीच में सपोज मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अगर यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है और दोनों के बीच में कोई मीडियम है और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों, K है। व्हाट इज कैपिटल K? कैपिटल K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, राइट। तो अब ये फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, तो फोर्स इन मीडियम हो जाता है बच्चों आपका जितना फोर्स एयर में था डिवाइड बाय K, राइट। ओके, चलिए एयर में कितना फोर्स था बच्चों, स्मॉल के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ओके, तो मीडियम के अंदर फोर्स कितना हो जाता है बच्चों, जितना एयर में फोर्स है डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कर देना आपको, क्लियर आपको। अब कई बार क्या होता है बच्चों कि पूरे में मीडियम नहीं होता, तो क्या करेंगे, लेट्स सी, सपोज ये आपका चार्ज Q1 है, ये आपका चार्ज Q2 है। ओके, और इतने ही पार्ट के अंदर मीडियम है बच्चों, राइट। और इतने पार्ट में जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। ओके, और बाकी जो पार्ट है बच्चों, सपोज ये वाला, ये वर्टिकल लाइन वाला, इतने पार्ट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों K2 है। चलिए इतने मीडियम का थिकनेस है T1 और इतने मीडियम का थिकनेस है T2, तो अब इन दोनों के बीच का फोर्स कैसे लाओगे, समझ आ रहा है ना बच्चों, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है। ओके, दोनों के बीच में भी दो मीडियम है, तो क्या करेंगे, तो बच्चों हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। तो यहां पे आपका फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 की, स्मॉल के तो वो कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹, कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K Q1 Q2। चलिए आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, तो जहां पे आपका थिकनेस T1 है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों, K1 है। तो उसको आप क्या करोगे, देखिए ध्यान से, उसको आपको करना है बच्चों √K1 × T1। क्या करोगे बच्चों आप, √K1 × T1 प्लस, चलिए ये क्या है बच्चों आपका K2 T2 है ना, जो T2 थिकनेस है बाकी वाला पार्ट, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों, K2 है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे हम करेंगे बच्चों √K2 × T2 और फिर क्या करना है, होल स्क्वायर।
ओके तो जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बच्चों, उधर आपका इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उधर आपका इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू थिकनेस, राइट। ओके चलिए, सपोज आधे पार्ट में एयर है तो क्या करेंगे हम, देखिए सपोज ये आपका Q1 है, मैं आपको ऑल पॉसिबल केसेस बता रहा हूं। ओके और इतने पार्ट के अंदर सपोज मान लेते बच्चों के मीडियम है जिसका कांस्टेंट है K और इसका थिकनेस है T और ओवरऑल डिस्टेंस है R। ओके तो आप क्या करेंगे, चलिए तो अब आपका फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू स्मॉल K Q1 बाई Q2 डिवाइड बाई, चलिए नीचे पूरा एयर कितना है बच्चों, R जितना है, उसमें से आपको ये मीडियम वाला पार्ट निकाल देना है। कितना है मीडियम वाला पार्ट, T है, उसको हमने निकाल दिया, कितना हो गया, R माइनस टी हो गया। उसकी जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, तो जहां पे मीडियम है वहां पे हमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस रखना है, तो मीडियम की जगह हमें क्या रखना होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू थिकनेस थी उसका स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ओके समझ आ गया। पूरा डिस्टेंस एयर, उसमें से पहले इतना पार्ट निकाल देंगे और उसकी जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट ऑफ K इंटू टी और फिर होल स्क्वायर। तो ऐसी इस तरह से आपको मिलेगा बच्चों कूलम्स फोर्स जब क्या होगा, बीच में मीडियम होगा तब। तो ये ऑल पॉसिबल केसेस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आप बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, लेट्स सी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। चलिए सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों आपका, यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2, ओके इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ओके चले सपोज दोनों लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस तरह। तो ये क्या है बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1, ये सेकंड के ऊपर फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है 1, और ये क्या है बच्चों आपका F ऑन 1 2। ओके तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, अगर आपको फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2, फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई, चलिए ये आपका कितना डिस्टेंस होगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर। चलिए ये डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, ओके तो ये वेक्टर क्या होगा, तो फाइनल R1 है, ये वेक्टर इस तरफ आ रहा है ना, F12 वाला वेक्टर ऐसा जा रहा है, राइट। तो फाइनल कहां पर है, R1 पर है, इनिशियल कहां पर है बच्चों, R2 के ऊपर है, तो ये आपका वेक्टर क्या होना है बच्चों, R1 माइनस R2 होगा। ओके तो ये आपको कूलम लॉ में क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये जो वेक्टर है दोनों के बीच का वो क्या है, R1 माइनस R2। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, R1 माइनस R2 वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, व्हाट इज दैट, K Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन कैसे देते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर से, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यूनिट वेक्टर R12। ओके ये R12 क्या है बच्चों, R12 मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये आपका कौन सा वेक्टर है, तो ये बच्चों आपका वेक्टर है R12 दैट इज R1 माइनस R2। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, राइट क्योंकि आपका फोर्स जो F12 है ना वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन देना है तो इसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे हम, दैट इज R12। ओके चलिए और ज्यादा डिटेल में इसको लिख सकते हैं बच्चों, F12 इज इक्वल टू K Q1 बाई Q2। चलिए वेक्टर क्या हो, यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, वेक्टर दैट इज R1 माइनस R2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, R1 माइनस R2। ऑलरेडी यहाँ पे R1 माइनस R2 का स्क्वायर तो है ही है ना। चलिए तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए फाइनल फॉर्म पे आ जाता है बच्चों, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाना है बच्चों आपका, R1 माइनस R2 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा नीचे, R1 माइनस R2 का क्यूब हो जाएगा, राइट। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना हो गया आपका न्यूटन कूलम्स फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। इज दैट क्लियर बच्चों, कूलम फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में कैसे करना है। यहां पर ध्यान क्या रखना है, Q1 एंड Q2 must be placed along with positive and negative sign, with positive and negative sign। तो जो साइन जिसका दिया है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उसको अपने साइन के साथ यहां पे रखना है, तो अपने आप डायरेक्शन जो है वो वेक्टर में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। Q1 Q2 जो है वो अपने साइन के साथ हम रखने वाले हैं। इज दैट क्लियर बच्चों। चलो बच्चों में एक और बात, फोर्स कैसा होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो अगर मान लीजिए बच्चों के एक ही चार्ज के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, सपोज यहां पे कोई आपका चार्ज है Q, इसके ऊपर एक फोर्स इस तरह लग रहा है, लेट्स से इट इज F1, एक फोर्स इस तरह लग रहा है दैट इज F2, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ओके, तो आपका नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, तो आपका नेट फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, वेक्टर एडिशन दैट इज अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
+2 F1 F2 cos थीटा, है ना बच्चों। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 इंटू कॉस थीटा। इस तरह से हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे जब किसी चार्ज के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तब। बोले यहां तक आगे आपको समझ में इतना क्लियर है बच्चों? ओके, तो इतना आपको कूलम्स लॉ के अंदर ध्यान रखना है। चलिए बच्चों बात करते हैं आप अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है क्विकली देखेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज है बच्चों Q, ओके, अगर इस चार्ज के आजू बाजू हमने कोई और चार्ज रखा है स्मॉल q, तो इस स्मॉल q के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना पर यूनिट चार्ज उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसको जो फोर्स लगने वाला है बच्चों F, फाइन। तो फील्ड क्या होगा आपका, फील्ड हो जाता है बच्चों फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसे कहते हैं सोर्स चार्ज, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके ऊपर लग रहा है ना उसको क्या कहते हैं बच्चों, टेस्ट चार्ज कहते हैं, राइट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, F इंटू क्यू। एक यहां से एक और लॉजिक आएगा कि किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई जितना। ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे। अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस चार्ज को कितना फोर्स लगता है बच्चों, Q इंटू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स लगता है। चलिए डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चों ऑलवेज फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और अगर नेगेटिव फील्ड है तो उसका फील्ड कैसा होता है बच्चों, टूवर्ड्स द चार्ज होता है। कहां होता है बच्चों, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता है और पॉजिटिव का फील्ड कैसा होता है बच्चों, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। चलिए बच्चों इतना क्लियर। दूसरी एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो क्या करना है बच्चों, हमें जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। देखिए ऊपर वेक्टर है, क्या करना पड़ेगा बच्चों, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें वेक्टर के जरिए ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो होता है आपका तीन टाइप का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो एक होता है बच्चों आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है बच्चों आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और तीसरा होता है बच्चों आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। तो यहां पे होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। क्या होता है इसके लिए बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। ये क्या होता है बच्चों, अगर ये चार्ज टोटल Q है और लेंथ इसका L है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है बच्चों चार्ज बाय लेंथ। क्या होता है ये, चार्ज बाय लेंथ, इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, अगर इसकी बात करेंगे तो इसके लिए होता है बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है इसके लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके लिए चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। यहां पे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, एंड दैट सिग्मा इज, अगर टोटल चार्ज इसके ऊपर भी Q है और टोटल एरिया A है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा रॉ। अगर टोटल चार्ज है Q और टोटल वॉल्यूम है V, तो तीसरा क्या होगा बच्चों आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितना होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू Q बाई V। ओके, तो ये हो गया आपका तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। चलिए पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल होता है वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड। ओके, तो सपोज मान लेते हैं बच्चों कि यहां पे आपका कोई चार्ज है कैपिटल Q और मुझे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा वो। तो हम क्या करेंगे, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से खींच के यहां तक लाएंगे। तो इनफाइनाइट से खींच के इस चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा ना, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज
वर्क पर यूनिट चार्ज वो क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल हो जाएगा आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके चले, डब्ल्यू क्या है बच्चों, डब्ल्यू है वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर आपको इतना, फाइन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते, आपको इतना भी याद रखना, हम धीरे धीरे इसका फॉर्मूला देखेंगे। अभी इतना याद रखिए, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन इनटू क्यू। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगर मान लेते हैं कि एक से ज्यादा चार्ज है तो आपका नेट पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों सीधा V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई वेक्टर ऐड करना नहीं है, बिकॉज पोटेंशियल जो है ना वो स्केलर होता है। कैसा होता है बच्चों, पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको कोई डायरेक्शन होता नहीं है। तो सीधा हम वैल्यूज को ही ऐड करने वाले, जब एक से ज्यादा चार्ज हो और एक से ज्यादा पोटेंशियल एक जगह पे लग रहे हो तब। तो नेट पोटेंशियल में सबको हम क्या करेंगे, सीधा ही प्लस कर देने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां से। दैट इज नेक्स्ट इज यूनिट क्या होता है पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का यूनिट होता है बच्चों जूल पर कूलम, या होता है ये वोल्ट। चलिए अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो क्या होगा, डायमेंशन पोटेंशियल जूल पर कूलम, जूल इज एनर्जी, दैट इज M1L2T-2। चार्ज का होता है बच्चों A1T1, कितना हो जाएगा, ये हो जाना है आपको M1L2T-3, A-1 ये हो गया उसका डायमेंशन। ओके चलिए बच्चों अब देखिए ध्यान से, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है B और यहाँ पे कोई पॉइंट है A। अगर मेरे पास Q चार्ज है और इस Q चार्ज को मुझे A से B पॉइंट पे लाना है, क्या करना है बच्चों, Q चार्ज को हमें A से B पे लाना है। तो वर्क टू मूव चार्ज Q फ्रॉम A टू B, कितना वर्क करना पड़ेगा। चलिए तो बच्चों हमें वर्क करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू Q इंटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा बच्चों, फॉर्मूला W होता है Q इंटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। चलिए फाइनली कहां आ रहा है, B के ऊपर आ रहा है, तो VB इनिशियल कौन सा है, V है। ओके तो वर्क कितना करना पड़ता है बच्चों, Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V इज डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। तो चार्ज को मूव कराने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ता है। ओके चलिए बच्चों आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट द, अगर मान लीजिए दो चार्ज है, एक प्लस Q और एक माइनस Q, उसका पोटेंशियल किस तरह से वेरी होगा देखिए, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। तो एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर क्या होगा बच्चों, दोनों एक दूसरे के पोटेंशियल को कट करेंगे, तो यहां पोटेंशियल कैसा होगा आपका, 0 होगा। ओके चलिए पॉजिटिव चार्ज के पास पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहां पे चार्ज बच्चों आपका इस तरह से वेरी करेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और बीच में कितना हो जाएगा बच्चों आपका पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाता है। राइट, अगर दोनों चार्ज बच्चों इक्वल है तो क्या होगा, दोनों इक्वल चार्ज है पॉजिटिव। अब वो कैसे वेरी करेगा बच्चों बताइए, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, बीच में ना पोटेंशियल मिनिमम होगा, और इन दोनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव एंड सेम। दिस आर विल वेरीज। अगर दोनों के दोनों चार्ज बच्चों नेगेटिव है तो आप क्या करोगे बताइए, तो दोनों नेगेटिव है तो आपका पोटेंशियल भी कैसा आना है बच्चों, नेगेटिव आना है। मतलब नीचे ड्रॉ, इस तरफ ड्रॉ, सॉरी यहाँ पे V है ना आपका और ये डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल नीचे ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, दोनों तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। ओके क्लियर बच्चों आपको इतना, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ऑफ द पॉइंट चार्ज। राइट, दिखेगा सारे केसेस। तो अगर बच्चों पॉइंट चार्ज है, सपोज यहां पे कोई चार्ज है प्लस Q, और हमारे पास ये पॉइंट है जो कितने डिस्टेंस के ऊपर है बच्चों, R डिस्टेंस के ऊपर है। राइट, और हमें यहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², और यहां पे पोटेंशियल होगा बच्चों KQ/R। फील्ड कितना होता है बच्चों, KQ/R² होता है, और वहां पे पोटेंशियल कितना होना है बच्चों आपका, पोटेंशियल होना है आपका KQ/R। ओके फाइन। चले बच्चों अगर मान लीजिए बीच में मीडियम है तो क्या होगा, इफ देयर इज मीडियम इन बिटवीन, इफ देयर इज मीडियम अराउंड द चार्ज, है ना। चलिए एक जनरल केस बात कर लेते हैं बच्चों फटाफट। तो यहां पे प्लस Q चार्ज है और यहां पे आपका पॉइंट है बच्चों जहां पे आपको फाइंड करना है कि फील्ड कितना है और पोटेंशियल कितना है ना। बट बीच में ना बच्चों मीडियम है,
यहाँ पे एक मीडियम है जिसका कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे एक और मीडियम है बच्चों जिसका कांस्टेंट कितना है K2 है। इस मीडियम का थिकनेस T1 है, इसका थिकनेस T2 है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाना है बच्चों आपका स्मॉल k Q डिवाइड बाई, चलिए जैसे हमने आगे किया न्यूटन में सेम वैसा ही करना है। क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे यहाँ पे T1 इंटू रूट K1 प्लस T2 इंटू रूट K2, और फील्ड में क्या होता है नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। और पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे बच्चों, खाली KQ, पोटेंशियल में नीचे खाली डिस्टेंस ही होता है तो स्क्वायर नहीं करना, सीधा रखना है इस तरह से अंडर रूट T2 एंड K2। तो इस तरह से बच्चों आपको पॉइंट चार्ज का फील्ड है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, चलिए बच्चों दूसरा बात करते हैं अभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लाइन चार्ज। ध्यान से बच्चों सारे केसेस हम देखेंगे। लाइन चार्ज के लिए क्या करना है हमें वो। ओके, तो सपोज मान लीजिए कि एक लाइन है जिसका लेंथ है L, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज जो है बच्चों वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, यहां पे कोई पॉइंट है बच्चों P जो यहां से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, सपोज मान लेते हैं बच्चों इस पॉइंट का डिस्टेंस हम ले लेंगे R जितना। तो यहां मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और पोटेंशियल कितना है वो मुझे फाइंड करना है। ओके, चलिए इस पॉइंट को जब मैंने दोनों एंड से जोड़ा तो जो एंगल बच्चों सबटेंड कर रहा है, तो यहां पे एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा और यहां पे एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चों बीटा। आर क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी K lambda by R. What is lambda? Lambda is a linear charge distribution, that is total charge by total length. अगर टोटल चार्ज कितना है बच्चों इसके ऊपर Q है तो आपका लैम्बडा कितना होता है बच्चों, चार्ज बाय लेंथ, जो भी आगे देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, K लैम्बडा बाई R। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बच्चों दो कंपोनेंट पड़ेंगे। सपोज मान लेते हैं कि ये है आपका x डायरेक्शन और ये है बच्चों आपका y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, तो x डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है बच्चों दैट इज इक्वल टू K लैम्बडा बाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। अल्फा बीटा कहां बन रहा है देख लीजिए बच्चों, पॉइंट के पास बन रहा है ये एंगल अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा कहां बन रहा है बच्चों, पॉइंट के पास बन रहा है, राइट। तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो EX है और ये डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो EY है। तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, K लैम्बडा बाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों Y डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा EY इज इक्वल टू K लैम्बडा बाई R कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। Y डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना होगा बच्चों आपका, कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा। कौन सा कंपोनेंट, Y डायरेक्शन कंपोनेंट EY। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ केसेस हमें देखना है, ये स्टैंडर्ड हो गया आपका। अब यहाँ पे कुछ केसेस देखेंगे। अगर बच्चे मान लेते कि आपका पॉइंट जो है वो एक्जैक्टली मिडल में है, अगर ये P पॉइंट मिडल में है तो अल्फा बीटा कैसा हो जाना है, सेम हो जाना है। तो बात करते हैं बच्चों इफ पॉइंट P इज इन मिडल, तो उससे क्या हो जाना है, अल्फा एंड बीटा बोथ आर सेम। तो बच्चों बात करें यहाँ पे EX कितना होगा, अगर अल्फा बीटा दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाना है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 टाइम्स K लैम्बडा बाई R इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स साइन अल्फा, तो 2 आगे ले लिया। और Y कंपोनेंट कितना हो जाना है, अगर अल्फा बीटा दोनों सेम है तो ये तो कट ही हो जाएगा, तो वहां पे Y कंपोनेंट कितना हो जाना है बच्चों, 0 हो जाना है, राइट। चलिए बच्चों इतना आपको आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि लेंथ जो है ना वो इनफाइनाइट है, वायर कैसा इनफाइनाइट लॉन्ग है, अगर ये वायर लंबा होता जाएगा तो ये एंगल जो है वो धीरे 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 खुलता जाएगा, और अगर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो वायर ये लाइन कैसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट सीधा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों इफ द L इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अगर हुआ वायर, तो आपका अल्फा और बीटा दोनों हम कितना ले सकते हैं बच्चों, 90 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 90 रखे, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 2, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों आपका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स K लैम्बडा बाय R इनफाइनाइट वायर के लिए, और उसका Y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, चलिए कॉस 90 माइनस कॉस 90, दोनों एंगल 90 रख दीजिए, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमें कौन कौन से हमने केसेस किए बच्चों वो देख लीजिए। आपका जनरल केस, फिर उसका ये सब केस, अगर पॉइंट मिडल में है तो क्या होगा, फिर ये वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो क्या होगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, ओके। चलिए अभी बाकी बचा है अपना पोटेंशियल कितना होगा, राइट। चलिए पोटेंशियल फाइंड करते हैं बच्चों। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बच्चों आपको पोटेंशियल मिलता है, ये वायर की बात कर रहे हैं अपना, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलेगा बच्चों आपको V इज इक्वल टू
लैम्बडा अपन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग बेस ए इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर -1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1। तो इस फॉर्मूला से बच्चों आपको क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है वायर से। देख लीजिए वायर का लेंथ आपका एल था और ये पॉइंट जो है ना वो आपका कितने डिस्टेंस पे था बच्चों, आर डिस्टेंस पे था। तो इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू डाल देना, आपको क्या मिल जाना है, पोटेंशियल मिल जाना है। इसके ऊपर चार्ज का डेंसिटी कितना है बच्चों, लैम्बडा है। कितना है चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा। तो इसमें डालेगा आपको डायरेक्ट क्या मिल जाना है बच्चों, पोटेंशियल मिल जाना है। ओके, और अगर वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हुआ तो क्या होगा, अगर तो एल लेंथ के लिए है तो हम कहां पे लिखेंगे बच्चों, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इसी के अंदर बच्चों सब केस फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो उसके लिए बच्चों पोटेंशियल हो जाना है आपको -λ/2 πε0 log e बेस आर। कितना हो जाएगा इनफाइनाइट के लिए, -λ/2 πε0 log e बेस आर, राइट। तो ये बच्चों हो गया आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट, जहां पे हमने लाइन के ऊपर अगर चार्ज होगा तो किस तरह से फील्ड और आपका पोटेंशियल होगा वो फाइंड करना है, उसके फॉर्मूला में देख लिए। चलिए बच्चों आप बात करेंगे अगर आपका चार्ज जो है वो रिंग के ऊपर है। कहां पर है बच्चों, चार्ज अभी रिंग के ऊपर है। तो थर्ड केस की बात करेंगे बच्चों, चार्ज सर्कुलर रिंग। ओके, चलिए इसके लिए देखते हैं हमें कौन से फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं। वो चार्ज सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो आपके पास एक रिंग है बच्चों, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज रिंग का रेडियस कितना है बच्चों, कैपिटल आर है, और इसके ऊपर जो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों वो टोटल चार्ज कितना है, क्यू जितना है। कितना यहाँ पे टोटल चार्ज बच्चों, क्यू जितना है। और हमें अगर रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये आपका पॉइंट है जहां पे आपको फील्ड चाहिए, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों के पॉइंट इज एट distance x from center on axis of ring। ठीक है, चले सबसे पहले बच्चों लिखते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। डायरेक्ट लिखेंगे हम, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो खाली आपका रहना है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे हम थियरी में नहीं जाने वाले, ये कैंसिल हो जाएगा, खाली यही कंपोनेंट बचता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो मिलना है ना बच्चों, दैट इज गोइंग टू बिकम के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्या फॉर्मूला मिलेगा बच्चों आपको, E इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये आपको बच्चों फॉर्मूला मिलेगा, याद रहेगा आपको यह फॉर्मूला। याद आपको रखना ही है, एक्स क्या है डिस्टेंस है, आर क्या है रेडियस है। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये चार्ज सर्कुलर रिंग का। अब जब आप इसको डेरिवेट करोगे ना तो आपको पता चलेगा बच्चों के इलेक्ट्रिक फील्ड जो ना वो मैक्सिमम कहां पे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम होता है एट एक्स इक्वल टू +or-r/√2। कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है बच्चों, +or-r/√2 के ऊपर, राइट। आपको ध्यान रखना है, ओके। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होता है, रिंग के लिए दोनों तरफ +or-r/√2 के ऊपर, ओके। और ये कितना होता है मैक्सिमम फील्ड, तो इसके अंदर आपको एक्स की जगह पर रखना है r/√2। तो ये मैक्सिमम फील्ड बच्चों आपको मिल जाना है। दिस मैक्सिमम फील्ड इज गोइंग टू बिकम, कितना होगा मैक्सिमम फील्ड बच्चों होता है आपका Q डिवाइड बाय 6√3 πε0 इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो इतना होना है बच्चों आपका मैक्सिमम फील्ड, Q बाय 6√3 πε0 इंटू आर स्क्वायर। चलिए अगर इसका हम एक छोटा सा ग्राफ जैसा प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस है बच्चों, दैट इज एक्स, ओके। चलिए ऑब्वियसली सेंटर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड कर लेते हैं बच्चों, E एट सेंटर। तो जब सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा ना। तो आप एक्स यहाँ पे 0 कर दीजिए, है ना। सेंटर के ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों आपका KQ बाय आर स्क्वायर हो जाना है, यस और नो। ओके, नहीं एक्स है, सेंटर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 0, क्योंकि सेंटर का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप x 0 रख दीजिए, तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, ये आपका +r/√2 है सपोज, और इस तरफ है आपका -r/√2। इन दोनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और फिर वापस वो घटेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा बच्चों,
यहाँ पे मैक्सिमम और फिर वापस यहाँ से घटेगा। ओके, तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह वेरी होता है डिस्टेंस के साथ। यहाँ पे मैक्सिमम r/√2 के ऊपर और फिर वापस घटेगा, और सेंटर पे कितना होता है बच्चों, 0 होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। चलिए पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल। तो इसके लिए बच्चों आपको पोटेंशियल मिलता है V = KQ /√r² + x²। कितना मिलता है बच्चों पोटेंशियल? KQ /√r² + x²। और अगर आप सेंटर में फाइंड करोगे तो क्या होगा, सेंटर के ऊपर आप x0 रख दीजिए बच्चों। तो सेंटर के ऊपर अगर आपने x0 रख दिया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/r। इतना पोटेंशियल होगा बच्चों कहां पे, आपका सेंटर के ऊपर। ये किसका केस हो गया, आपका चार्ज रिंग का केस हो गया। ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और ये किसका फॉर्मूला है, उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, चलिए बच्चों थर्ड हम बात करेंगे अब अबाउट द चार्ज प्लेन शीट। ओके, लेट्स सी उसके लिए क्या होगा। तो अगर हम चार्ज शीट की बात करेंगे, नंबर 4 चार्ज शीट इनफाइनाइट। चलो बच्चों देखिए ध्यान से, अगर आपके पास ऐसा कोई शीट है इनफाइनाइट है और इसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और उसका चार्ज डेंसिटी है बच्चों सिग्मा। कितना है उसका चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। कितना चार्ज डेंसिटी उसका सिग्मा है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना है बच्चों σ/2ε0 कांस्टेंट। कोई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कैसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ओके, पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, यहां पे पोटेंशियल हो जाना है आपका -σ/r/2ε0। आर क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल इज -σ/r/2ε0 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला रहेंगे किसके लिए बच्चों, फॉर द चार्ज इनफाइनाइट शीट। ओके, चलो बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द कंडक्टिंग शीट ऑफ द चार्ज, और यू कैन से बाय द चार्ज कंडक्टर। अगर खाली चार्ज कंडक्टर हुआ कोई, ये तो इनफाइनाइट शीट है बच्चों, ऊपर वाला तो बहुत बड़ा शीट है। अगर कोई चार्ज कंडक्टर हुआ इस तरह से और उसके सरफेस के ऊपर चार्ज है, उसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों खाली σ/ε0, 2 नहीं आएगा। कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 होगा, और पोटेंशियल हो जाएगा -σ/r/ε0 प्लस कांस्टेंट c। खाली नीचे 2 नहीं आएगा। अगर इनफाइनाइट शीट हुआ तो नीचे 2 आएगा, अगर ऐसा ही खाली कंडक्टर दिया तो उसके पास 2 आने वाला नहीं है। ओके, चलिए बच्चों अब बात करेंगे चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर देखिएगा बच्चों ध्यान से, चार्ज स्फीयर के लिए क्या करना है आपको। ओके, तो मैं यहीं पे एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए ऊपर लिखते हैं। तो ये आपका बच्चों स्फीयर है। ओके, तो स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर बाहर स्फीयर का रेडियस ले लेते हैं बच्चों R, और उसके ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। लेट्स से कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, वो टोटल चार्ज कितना है, Q है। कितना है टोटल चार्ज बच्चे, Q है। ओके, तो रिंग के बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों KQ/डिस्टेंस², और बाहर आपका पोटेंशियल होता है बच्चों KQ/डिस्टेंस। कितना होता है बाहर पोटेंशियल, KQ/डिस्टेंस होता है, राइट। चलिए सरफेस के ऊपर कितना होगा, तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों KQ/रेडियस², और पोटेंशियल होता है KQ/रेडियस। सरफेस के ऊपर अंदर क्या होगा, तो अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और पोटेंशियल होता है जितना सरफेस के ऊपर है उतना ही, KQ/r। क्लियर आपको तीनों केस। ओके, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट कराना चाहते हो बच्चों, क्या होगा देखिए, 2 ग्राफ प्लॉट कराते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये लेते हैं पोटेंशियल का। ओके, चलिए नहीं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेते हैं, पोटेंशियल इधर लेंगे, ये तो डिस्टेंस है आपका, राइट, r। ठीक है। ओके, तो ये आपका सरफेस हो गया सपोज। तो सरफेस के अंदर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। तो अगर आप इस ग्राफ की बात करो E/r का, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0। सरफेस पे आके मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², फिर डिस्टेंस के साथ इनवर्सली कम हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो इस तरह घटेगा। ओके, अगर आप पोटेंशियल की बात करो बच्चों, चलिए पोटेंशियल अंदर कैसा है, कांस्टेंट है KQ/r, वो कितना है जो सरफेस के ऊपर है उतना ही है। तो अंदर वाले पूरे पार्ट में पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है। देखिए ऊपर लिया मैंने, जितना सरफेस के ऊपर है उतना ही होगा,
और फिर बाहर जाके वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, तो वो घटेगा इस तरह से वो घटने वाला है। एग्जैक्टली कब आएगा वहां पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो बाहर वेरी होगा, यहाँ पे पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट बाहर वेरी होगा। गॉट इट? क्लियर बच्चों? ये किसका केस किया हमने? चार्ज स्फीयर का केस किया। चार्ज स्फीयर की जगह मैं लिख सकता हूं ये स्फीयर जो है ना, या तो वो कंडक्टिंग है, क्योंकि कंडक्टिंग होगा ना तो सारा चार्ज कहां आता है, खाली सरफेस के ऊपर ही आएगा, ओनली सरफेस चार्ज। कंडक्टर का सारा चार्ज कहां पे आ जाता है, सरफेस पे ही आ जाता है। या तो आप कहिए बच्चों इसको कि चार्ज शेल, चार्ज शेल लिखिए, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद जो केस आएगा ना बच्चों, दैट इज अबाउट द चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बच्चों ध्यान से समझिएगा, उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। लास्ट ईयर जेडब्ल्यू एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं व्हाट विल बी डू अबाउट दिस वॉल्यूम चार्ज। चलिए वॉल्यूम चार्ज, या तो हम लिखेंगे बच्चों इसको चार्ज नॉन कंडक्टिंग, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब चार्ज जो है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, राइट? खाली सरफेस पे ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, मैं एक बड़ा सा यहाँ पे स्फीयर बना रहा हूं, मैं सब कुछ इसके अंदर ही करने वाला हूं, इसलिए मैंने इतना बड़ा स्फीयर बनाया है। ओके, इसके ऊपर चार्ज जो है ना वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरह से पूरे बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, और यहां पर बच्चों आपका चार्ज जो है ना वो टोटल चार्ज लेते हैं बच्चों, क्यू है। कितना है आपका टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट बच्चों, क्यू है। ओके, और इसका रेडियस ले लेते हैं बच्चों आर। सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं। आउटसाइड अगर सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर है तो आउटसाइड बारे में कोई लोचा नहीं है बच्चों। आउटसाइड बारे में आपको नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और बाहर आपका पोटेंशियल भी होता है बच्चों के क्यू बाई आर। सीधा डिस्टेंस ले लेना है। ये किसका फॉर्मूला बच्चों? आउटसाइड। सरफेस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई एट सरफेस कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। दैट इज के क्यू बाई डिस्टेंस कितना लेंगे, रेडियस इतना, और पोटेंशियल बच्चों सरफेस पे अगर लिखेंगे कोई झंझट नहीं है, दैट इज के क्यू बाई रेडियस, के क्यू बाई नॉर्मल फॉर्मूला, राइट? बट सारा प्रॉब्लम जो है ना वो इनसाइड वाला है। ओके, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर अंदर कोई पॉइंट है, लेट्स से डिस्टेंस आर, तो अंदर आपका यहां पे नॉन कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो बच्चों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इन इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बच्चों, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। कितना होता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। और अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लीजिए बच्चों, अंदर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय 2r क्यूब ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये बच्चों आपको किसी भी हालत में याद रखना है, राइट? ओके, अंदर आपका पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इतना पोटेंशियल होता है बच्चों अंदर। किसके लिए? अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। ओके फाइन, और पोटेंशियल क्या है बच्चों? के क्यू 2r क्यूब ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। दिस हाउ इट विल वेरीज। समझ आया बच्चों आपको? इतना क्लियर है फॉर्मूला? बाहर तो नॉर्मल फॉर्मूला है, सरफेस पे भी सिंपल फॉर्मूला है, अंदर वाले फॉर्मूला को आपको अच्छे से करना पड़ेगा फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए सेंटर के ऊपर कितना होगा? तो अगर सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए तो इलेक्ट्रिक, अगर आर कितना होगा सेंटर के लिए? 0, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाना है बच्चों आपका? 0 हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं ई सेंटर कितना होगा? 0 होगा। और सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा देखिए बच्चों, तो यहां पर स्मॉल आर 0 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये कितना बचेगा? ये आर स्क्वायर कट हो जाएगा, नीचे एक आर बचेगा, 3/2 के क्यू बाई आर, 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? के क्यू बाई कैपिटल आर सरफेस का पोटेंशियल है। तो बच्चों आपके सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा 3/2 इंटू पोटेंशियल एट द सरफेस, 3/2 इंटू पोटेंशियल एट द सरफेस। दिस इज हाउ यू विल डील विद द फॉर्मूलाज। ये किसके लिए बच्चों? सेंटर के लिए। ओके, चलिए बच्चों आखिरी बात करते हैं इसके बारे में, इसका फील्ड और पोटेंशियल कैसे वेरी होगा। चलिए पहले बात करते हैं फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो सेंटर पे आपका फील्ड कितना है बच्चों? 0 है। कितना है? देखिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है।
फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब डिस्टेंस के साथ वो बढ़ेगा अंदर के बाद पॉइंट पे, ये आपका सरफेस आ गया। तो अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। फिर जैसे ही बच्चों आप बाहर निकलोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। चलिए पोटेंशियल देखते हैं बच्चों क्या है वो। यहां पे पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं, V वर्सेस R। देखिएगा बहुत ध्यान से बच्चों, पोटेंशियल कैसा वेरी करना है। ओके, ये आपका सरफेस ले लीजिए। चलिए, तो सेंटर के ऊपर पोटेंशियल है 3/2 इंटू सरफेस। तो सेंटर मतलब R इक्वल टू 0, यहां पे राइट, सेंटर मतलब R इक्वल टू 0। यहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, कितना है बच्चों, ये आपका 3/2, देन पोटेंशियल ऑफ सरफेस इतना है। और फिर वो वेरी करेगा बिकॉज -r² है, मतलब कहो से वेरी करेगा। देखिए -r² है ना, मतलब डिस्टेंस के साथ वो स्क्वायर से वेरी करेगा। ओके, और उसके बाद बाहर जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r से वेरी करेगा। तो अगर हम इस तरह से बच्चों लाइन बनाएंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का वेरिएशन मिलना है, राइट। तो यहां भी वेरी करके वो घटेगा, और फिर आगे जाओगे तो और वेरी करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r से। ओके, समझ आया बच्चों आपको इतना। तो ये केस जो है ना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन सीधा पूछा गया था JEE एडवांस के अंदर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है और अगर आपको ऐसा लग रहा है पोटेंशियल ज्यादा है सरफेस से, तो पॉइंट अंदर होगा, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है। और अगर पोटेंशियल कम है तो पॉइंट कहां होगा बच्चों, बाहर होगा। इतना सिंपल सा टॉपिक वाला क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर बच्चों आपको इतना? ओके फाइन। चलिए एक दो और हमें शेप देखना है, सिंपल सिंपल। अगर सपोज ये बच्चों आपका सेमी सर्कुलर आर्क है, इस तरह से नंबर 9 का शेप है आपका सेमी सर्कुलर आर्क। इसके ऊपर 4 डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों प्लस। चलिए बिफोर दैट एक चीज जो मेंशन करना है कि यहां पे हमने जो क्यू लिखा है ना, ये क्यू क्या है बच्चों, क्यू है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है आपका चार्ज बाय वॉल्यूम, राइट। तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो इस केस में हो जाएगा ये रो इंटू वॉल्यूम इज 4/3 πr3, है ना। तो बहुत बार क्वेश्चन जो है वो रो के फॉर्म में भी होता है, तो आपको क्यू की जगह क्या रख देना है, 4/3 πr3 इंटू रो रख दीजिए और बाकी सारे फॉर्मूला मैनिपुलेट कर लीजिए, तो आपका आंसर आ ही जाने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चे इसके लिए क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल चार्ज है क्यू, और मुझे अगर सेंटर के ऊपर चाहिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों आपका सेंटर के ऊपर 2k λ/r। ओके, लैम्बडा क्या है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज योर टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। सेमी सर्कल का टोटल लेंथ कितना होता है बच्चों, πr। लैम्बडा क्या है बच्चों आपका चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाय लेंथ। सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है बच्चों, पाई इंटू आर। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2k λ/r, और सेंटर के ऊपर आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाना है बच्चों kq/r। कितना होगा सेंटर के ऊपर पोटेंशियल होगा kq/r। ओके, चलिए अगर चार्ज सिलेंडर है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एक सिलेंडर है बच्चों, ओके, इसका लेंथ जो है ना वो इनफाइनाइट है। इसके लिए फॉर्मूला फटाफट डिराइव कर लेते हैं। चलिए ओके, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, अगर ये चार्ज जो है ना वो कंडक्टिंग है, देखिए ध्यान से, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग है उसका मतलब क्या है, कंडक्टिंग का मतलब है कि सारा चार्ज कहां पे होता है, ओनली ऑन सरफेस। ओके, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों आपका 0 होगा। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह वेरी करेगा, देखिए बच्चों, तो बाहर आपका इलेक्ट्रिक, अगर इसका चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है तो बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे होता है 2k λ/r। कितना होगा बाहर, 2k λ/r होगा। चलिए बाहर बच्चों आपका पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके अंदर लगभग पोटेंशियल का तो कोई काम नहीं है। चलिए इस केस में हम पोटेंशियल से डील नहीं करेंगे। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, बाहर है 2k λ/r। बट अगर यही कंडक्टर बच्चों मान लेते हैं कि नॉन कंडक्टिंग है, इनफाइनाइट है लेंथ उसका, और अब ये कैसा है बच्चों, नॉन कंडक्टिंग है, राइट। तो अगर बच्चों ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि चार्ज जो है ना वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो अब आप बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो यही सेम फॉर्मूला रहना है, दैट इज इक्वल टू 2k λ/r बाहर। बट बच्चों आप जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो इस केस में बच्चों आपका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनसाइड। मैं कहां लिखूं इसको, अंदर लिखूं, चलिए इधर लिखते हैं, ए इनसाइड कितना होगा, क्योंकि अंदर तो अभी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज इक्वल टू 2k λ/r² इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है बच्चों, एक्सिस से डिस्टेंस। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। ओके, कैपिटल आर क्या है उसका, कैपिटल आर है उसका रेडियस, स्मॉल आर वो डिस्टेंस जहां में फील्ड फाइंड करना है, लैम्बडा क्या है आपका चार्ज डेंसिटी है। तो इतने आपको फॉर्मूला हो गए। चलिए अगर हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी है, नंबर 11 हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी, राइट।
आपको बहुत अच्छे से इसका एक नोट बनाना है। फाइन, जितना अच्छे से मैं लिख रहा हूं ना उतना अच्छे से आपको भी उसका नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर ये हेमिस्फीयर है बच्चों और ये चार्ज है पूरा ऊपर सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो इसके सेंटर के ऊपर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन 0 और पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू आर बाय 2 एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन 0 और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन 0। सब कुछ डिराइव हो सकता है बट डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें खाली फॉर्मूला चाहिए। चलिए बच्चों लास्ट जो है वो है आपका डिस्क है। अगर चार्ज डिस्क, सपोज एक डिस्क है बच्चों, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर, टोटल चार्ज है क्यू, हमें चाहिए बच्चों पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स और ये डिस्क का रेडियस लेते हैं बच्चों आर, ठीक है। तो इस डिस्टेंस के ऊपर फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला। चलिए बच्चों इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, लीनियर चार्ज सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ना, 2 डायमेंशन फिगर है तो चार्ज डेंसिटी कितना है आपका सिग्मा है। तो यहां पर बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा बच्चों आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सब कुछ डिराइव करा जा सकता है बच्चों। हाँ, हम छोटा सा पार्ट लेंगे, उसका फील्ड निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, सब कुछ हो सकता है बट इंटेंशन है अभी जेडबल नीट लेवल पे फॉर्मूलाज लिखने का। ओके, तो किसी भी एक्स डिस्टेंस के ऊपर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। चलिए इसका सिग्मा कितना होगा बच्चों, तो इस पर्टिकुलर केस का आपका सिग्मा होता है बच्चों चार्ज बाय एरिया, और डिस्क है ना तो डिस्क का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल होगा ना डिस्क तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल होता है बच्चों यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, इतना होता है बच्चों आपका पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज डिस्क। ओके, तो ये 12 अलग अलग शेप है, इनमें से कोई भी शेप आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट, ओके, तो इतने शेप के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूला ख्याल रहने चाहिए, कोई भी कभी भी यूज होगा। और ये वाला जो केस मैंने कहा ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपको रिंग वाला याद रखना है और डिस्क वाला, इतने पार्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर आपको इतना? ओके।